नमस्कार, मैं हूं दीपक विशाल और आप देख रहे हैं बिग न्यूज़ 9। बिहार में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी बहुत तेज़ हो गई है और तमाम पार्टियां अपने अपने स्तर से चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू कर दी गई है। पार्टियों में अलग अलग तरह के जो विचार बन रहे हैं, तमाम लोग अपने अपने स्तर से लगे हुए हैं और अपने अपने क्षेत्र में जो विधायक के कैंडिडेट हैं, जिनकी टिकट कंफर्म हो चुकी है, जिनकी नहीं भी हुई, जो तैयारी कर रहे हैं, वो भी अपने विधानसभा क्षेत्र में लोगों को लुभाने में लगे हुए हैं। तो आज खास मुलाकात कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं राजेश रंजन उर्फ पप्पू, जो कि कुम्हरार विधानसभा से इस बार चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और इनकी जो पार्टी है वो जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक, जिसके तहत ये कुम्हरार विधानसभा से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। तो आइए चर्चा में बनते हैं और जानते हैं इनसे कुछ खास बातें। तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आपके दर्शकों को भी क्या लगता है, चूँकि बीजेपी का एक गढ़ रहा है कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र, और इस क्षेत्र में आप पहली बार जन अधिकार पार्टी वहाँ पे अपनी प्रत्याशी उतार रही है, और इसमें ये भी देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं चूँकि लोगों का एक धारणा बन गया है कि यहाँ से अरुण कुमार सिन्हा है या जो भी है वो जीत के आ रहे हैं। तो इस बीजेपी के गढ़ में आप कैसे सेंधमारी करेंगे और आपकी क्या तैयारी है? देखिए, 30 वर्षों से यहाँ बीजेपी की पार्टी का कह लीजिए या दो व्यक्ति की विधायक चुनते आए हैं। पार्षद भी उन्हीं का है, एमपी भी उन्हीं का है, मेयर भी उन्हीं का है और सरकार भी उन्हीं का है, और 15 वर्षों से सरकार उन्हीं का है। जब जनता एक पार्टी पर विश्वास करती है, उम्मीद जताती है, तो उससे रिटर्न भी कुछ चाहती है। बिल्कुल चाहती है। मगर आप कुम्हरार विधानसभा का जिस गली, जिस मोहल्ले या आप कहीं भी चले जाइए और किसी आम पब्लिक से पूछिए जो बीजेपी का खास वोटर हो, जो माना जाता हो ये सदियों से बीजेपी के वोटर हैं, बीजेपी को वोट देते आए हैं, उनका भी उम्मीद पर वो खड़ा नहीं उतर रहे हैं। आप देखिए, पिछले साल बाढ़ आया हो, जो सरकार के द्वारा लाया गया था, प्राकृतिक की देन नहीं थी, जो नली नाले कचरे से जो डंप किया गया था, उसके कारण पूरे पटना में बाढ़ आया था। तो उस हर मुद्दे पर सरकार, बीजेपी के विधायक एमपी दोनों फेल हैं। सरकार फेल है, डबल इंजन की सरकार है बिहार में 10 साल से, केंद्र में भी इनकी सरकार है। एक राजेंद्र नगर स्टेडियम आप नाम सुना होगा, बिल्कुल बिहार आपके कुम्हरार विधानसभा में है, और हमारे विधायक या उप मुख्यमंत्री जो हैं उनके घर से 500 कदमों पर है। हमें तो लगता है अगर मोदी जी का बस नहीं चला नहीं तो उसको अपना वो डाइनिंग रूम उसमें बनाते। अच्छा, ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। वो सरकार उसको लगभग 10 वर्षों से उसको कब्जा जमाए हुए हैं। खेल प्रेमी उसमें खेल का प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। उसमें लालू जी के समय एक मैच हुआ, एकमात्र मैच हुआ, हाँ, उसमें मात्र एक मैच हुआ है जो इंटरनेशनल मैच हुआ, वो भी जिम्बाब्वे और केनिया का हुआ था वर्ल्ड कप के समय, जिस समय हम लोग बच्चे होंगे। उसके बाद कोई एक मैच नहीं हुआ। बगल में इन्हीं के झारखंड में भी इन्हीं की सरकार है, वहाँ कितने मैच होते हैं, खेल प्रेमी आते हैं, बाहर से टूरिस्ट आते हैं, मैच देखने आते हैं, एक माहौल बनता है। उस स्टेडियम को ये बैरक बना लिए हैं। CRPF और बिहार पुलिस का वो छावनी बन गया है। पटना में भूभागों की कमी नहीं है, जितने सरकारी ये भूभाग है उसको दलालों के कब्जे में है, और एक खेल प्रेमियों के लिए एक स्थल था जहाँ प्रैक्टिस करते थे। अगर क्रिकेट की बात कर लीजिएगा तो इसी क्रिकेट बोर्ड में धोनी खेलते थे, बिहार क्रिकेट बोर्ड में, जो आज देश के लिए कितना नाम किए, काम किए। जब बिहार और झारखंड एक साथ था उस समय खेलते थे। तो एक छोटा सा है उनके, अगर वो सरकार आज चाली वो स्टेडियम का दया, क्योंकि उसमें कोई फंडिंग की ज़रूरत नहीं है। बड़ी बड़ी कंपनियां उसमें आते हैं, अपना सीढ़ी हो, ढांचा हो, सब चीज़ बना देती है, मगर काम करने का उम्मीद होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए। सरकार के पास जज्बा नहीं है। तो एक खेल का बात कर लीजिए। दूसरा, जल निकासी। अब अगर अभी पटना में आधा घंटा बारिश हो जाए तो शायद एक भी ऐसा गली मोहल्ला बचे कि जहां आधा घंटा के लिए, 1 घंटा के लिए पानी ना लग जाए। लेकिन सवाल तो फिर वहीं आके अटक जाती है कि लगातार, चूँकि ये जल जमाव ये पहली बार नहीं हो रहा है, इससे पहले भी होता आया है, इसके बावजूद भी यहाँ से बीजेपी चुन के आते रही है। तो इसको कैसे जो जल जमाव हुआ
और जिस तरह हाफ पैंट में हमारा मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री भागा अपना क्षेत्र को छोड़ के, ऐसा शायद कभी नहीं हुआ था। जो इस बार जब देखिए अति होने के बाद ही लोग जनता जागती है। बीजेपी 30 साल से राज करके अति कर दिए हैं। आज के डेट में जो जंगल राज के नाम पर मोदी जी जो बिहार में धरना प्रदर्शन और पट्टी बांध के झूठ मूठ का बैठते थे, वो जंगल राज इनके सरकार का पार्ट हो गया है। आज पटना के जितने भी बड़े अपराधी का नाम ले लें, भू माफिया का नाम ले लें, वो गाय बजाय बीजेपी के विधायकों के संगे, बीजेपी के सरकार के संगे या बीजेपी के मंडल कमेटी में दिखेंगे। या वो नहीं दिखेंगे तो उनकी पत्नी दिख जाएंगी, उनकी पत्नी नहीं दिखेंगे तो उनकी भौजाई दिख जाएंगी। आप लगभग उनके मंडल कमेटी का लिस्ट उठा लीजिए, पूरे परिवार अपराधियों का परिवार का भरमार है। जो कल के डेट में पिस्टल भिड़ा के छीनने का काम करते थे, आज वो वार्ड उनके भाभी और पत्नी वार्ड पार्षद हो गई है और बीजेपी के नेता हो गए हैं। तो जनता देख रही है। और जो पुराने आरएसएस के लोग होते थे, जो बीजेपी के कैडर होते थे, उनको भी दिख रहा है कि हमने 15 साल 20 साल मेहनत करके बीजेपी को लाया और सत्ता में रखा। मजबूरन बीजेपी वो जो आरएसएस के लोग हैं उनको वोट देते आ रहे हैं। मगर आज का स्वरूप देखिएगा, जब से 2015 में बीजेपी की सरकार है, तब से अपराधियों का बोलबाला बीजेपी की ओर हो गया। हम 2-4 अपराधियों का नाम नहीं लेना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से, मगर आप एक मूल्यांकन कीजिएगा। अभी चल जाइए, आपको कुम्हरार बस्ती के बाद जो ज़मीन का है, देखिए भूमाफिया जितने लोग हैं सब आज बीजेपी में हैं। तो क्या लगता है कि अगर कुम्हरार की जनता आपको अगर वहाँ से चुन के लाती है तो क्या इन सारी समस्याओं का सॉल्यूशन हो कर देंगे? हम 3 साल के अंदर जल निकासी के समस्या, जल जमाव का जो समस्या है पटना का, तो कुम्हरार विधानसभा का क्षेत्र का हम समाप्त करने की प्रयास नहीं, कन्फर्म हम है कि वो 3 साल के अंदर करेंगे। नहीं तो हम इस्तीफा देके कहेंगे जनता तुम लोग दूसरे को चुन लो, ये सत्ता हमसे चलने लायक नहीं है। और अपराध के मामले में जैसे अपराधी अगर सरकार आज चाहे तो नकेल आज कसा जाएंगे, मगर सरकार ही अपराध करवाती है, छुटवैये को अपने साथ रख लेती है और वो थाने के दलाल हो जाते हैं, शराब माफिया हो जाते हैं। अभी जो इस सरकार का सबसे बड़ा उपलब्धि आता है कि शराबबंदी है पूरे बिहार में। हम कुछ कहना चाहेंगे, जैसे अभी शराबबंदी का आपने जिक्र किया, शराबबंदी तो बिहार में है नहीं, हालांकि ये सब लोग जानते हैं, हम भी देख रहे हैं। मेरी बात आप काट दी है, मैं बता रहा हूँ, वहीं आ रहे हैं। अब हम आपको एक लाइन आपके चैनल के माध्यम से बता दूँ। नीतीश कुमार शराबबंदी सरकार के नज़र में किए। जो सरकारी फंड खजाना आता था शराब बिहार में बिकने से, उसको तो बंद कर दिए। अब उसमें कब्जा किसको करवा दिए हैं? अपराधियों का, थाने वाले को। और इसमें भटक रहे हैं छोटे छोटे बच्चे, जो स्कूल के बच्चे हैं, वो अब दारू का सप्लायर बन गए हैं। वो एक बोतल सप्लाई अपना स्कूल बैग में रख के कर देते हैं, 200 रुपया मिल जाता है, 500 रुपया थाना को मिल जाता है, 500 रुपया लोकल अपराधी को मिल जाता है। और जो गरीब दारू पीते थे पहले 500 रुपया में पीते थे, अब 2000 में पी रहे हैं। तो दारू का रेशियो कहीं नहीं कमा है। आपको दारू का क्या खपत है बिहार में देखना है तो सुबह सुबह आप अपने आस पड़ोस मोहल्ले में घूम जाइएगा तो नाली में दारू का बोतल दिख जाएगा। उससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि दारू की बिक्री 4 गुना बढ़ गई है। पहले थी कि पर्व त्यौहार है, दारूबंदी होता था तो दारू उस दिन कम बिकती थी, कम लोग पीते थे। अब तो पर्व हो क्या और रात क्या हो, दिन क्या हो, जब एक फ़ोन घुमाना है दारू पहुंच जाएगा। तो क्या होना चाहिए कि शराब को फिर से शुरू कर देना चाहिए? नहीं, शराब शुरू नहीं करना चाहिए, मगर इस पर एक नियम आनी चाहिए थी, एक नियमावली होनी चाहिए थी। देखिए इनकी भी सरकार गुजरात में है, वहाँ भी दारूबंदी है, सबसे पहले पूरे देश में वहीं दारूबंदी है। मगर वहाँ भी एक नियम है, जिला में एक दारू की दुकान खुलेगा, आधार कार्ड के रख दीजिए, कुछ रख दीजिए, एक दुकान रखिए। जो आदी हैं पीने का, वो तो आज पी रहे ही हैं, पहले 100 रुपया दे के पीते थे, अब 1000 दे के पी रहे हैं। कई लोगों का जो हम सुधारने चले हैं, हमको करना चाहिए कि दारू गलत चीज़ है, इसकी प्रचार करना चाहिए। इससे क्या बीमारी फैल रहे हैं, इससे माहौल कैसे ख़राब हो रहा है, उसको प्रकाशित करना चाहिए था। और जो पी रहे हैं उनको ना पिए दारू, जो आप 2000 में बेच रहे हैं उसको 10,000 में ना कर दीजिए और सरकार बेचवाए। जो चोरी छुपे बिक रहा है उसको सरकारी पूरे ज़िले में एक दारू दुकान कर दीजिए। आपको याद होगा कि जब
आप 2005 से पहले जाइएगा तो जिले में 2-3 दुकान ही हुआ करती थी। ये नीतीश और बीजेपी का देन है कि हर वार्ड और हर मोहल्ले में 2 दारू का दुकान खुलवाई थी। पंचायत में शुरू हो गया, हर पंचायत में दुकान खुलवाई थी। तो पता चला था कि ये इसलिए खुलवाए कि इसी के दारू के पैसे से हम शिक्षा में लगा रहे हैं और साइकिल और बेटियों को पढ़ा रहे हैं। अब यह क्या हुआ कि देखे कि इससे तो बहुत पैसा आ रहा है, तो इसको पूरी तरह बंद कर दिए हैं और अपने अपराधियों अपने माफियों को द्वारा दारू बेचवा रहे हैं और फंडिंग कर रहे हैं अपना घर में। अच्छा, अभी जैसे चूँकि जिस तरह का हालात है, जन अधिकार पार्टी लगातार पप्पू यादव जी दिखे बाढ़ में, कोरोना काल में भी लगातार लोगों की सेवा में उतर रहे हैं, चाहे जहाँ भी है बाढ़ में। पहले भी उन्होंने सहरसा मधुबनी अपने क्षेत्र की जो लोगों की सेवा किया है। लेकिन जब वोट देने की बात आती है तो पब्लिक उनको नहीं चुनती, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, हमारी पार्टी का गठन 2015 में हुई थी, मात्र 2 महीना पहले गठन हुई थी और चुनाव में गए थे। उस समय हमको 2% पूरे 109 सीट पर चुनाव लड़े थे हम लोग पूरे बिहार में, 2% वोट आई थी। संगठन कमज़ोर थी, नहीं थी, लोगों को भी जाने में दिक्कत हो रही थी। चुनाव चिन्ह हॉकी बॉल थे, गांव में लोग नहीं समझ पा रहे थे। अभी भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। इतने लोकसभा विधानसभा उसके बाद लोकसभा हम मधेपुरा लड़े, 2 ही चुनाव हम लोग लड़े हैं। मगर मधेपुरा चुनाव लड़ने के बाद हम लोग जो सर्वे कराएं तो पता चलता है, गांव में लोग कहता है कि पूछते हैं काकी किसको वोट दिए? पप्पू यादव के। कौन छाप? तो लालटेन। अच्छा, क्योंकि उससे पहले वो एक बार लालटेन से रहे थे। और हॉकी बॉल का हम लोग गांव-गांव तक प्रचार नहीं कर सके। और हॉकी बॉल राष्ट्रीय खेल है, राष्ट्रीय खेल का प्रतीक है, इसीलिए हम लोग चुनाव चिन्ह भी लिए थे हॉकी बॉल। मगर इसमें थोड़ा लोगों में कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि छड़ी भी है, छाता भी है और हॉकी बॉल भी है। तो चुनाव चिन्ह के कारण हमें मधेपुरा का रिजल्ट बड़ा विपरीत दिख रहा है। उस चुनाव में भी विधानसभा में हम लोग लड़े, 2% वोट आया था, लगभग 10 लाख वोट आया था पूरे 109 विधानसभा सीट पर। उस समय और अभी में अंतर है। उस समय नई पार्टी थी। इस बार हमारी पार्टी का कोर कमेटी कह लीजिए या कार्यकारिणी की बैठक हो, ये प्रण घोषणा है कि जिस विधानसभा में 25,000 सदस्यता और बूथ कमेटी कंप्लीट हो जाएगी, वहीं हम चुनाव लड़ेंगे। बाकी कहीं चुनाव हम लोग लड़ने नहीं जा रहे। तो कितने सीट पे चुनाव लड़ने के? लगभग 150 सीट पर हम लोग का बूथ कमेटी और 25,000 सदस्यता कंप्लीट हो गए हैं। कुछ 2-4 10-20 विधानसभा में और काम चल रहे हैं। उम्मीद है आचार संहिता घोषणा होने से पहले हम लोग कंप्लीट कर लेंगे तो चुनाव लड़ेंगे, नहीं तो नहीं लड़ेंगे। देखिए, चुनाव लड़ना एक राजनीतिक पार्टी की मजबूरी हो सकती है, मगर जन अधिकार पार्टी की ये मजबूरी नहीं है। जहाँ मेरी संगठन है, जहाँ मेरा बूथ कमेटी कंप्लीट है, मैं वहाँ चुनाव लड़ूंगा और मजबूती से लड़ूंगा। देखिए, आज के डेट में एनडीए बनाम महागठबंधन, मगर एनडीए बनाम अब जैसे जैसे दिन नज़दीक आएंगे तो एनडीए बनाम जन अधिकार पार्टी आपको दिखेगी। अच्छा, और ये सभी सीट पर दिखेगी। इसका मैं कारण आपको बता दूं कि महागठबंधन आज के डेट में बीजेपी का बी टीम बनने जा रही है। दिन दिन अभी मांझी जी को अलग कर दिया गया है, 1-2 दिन में उपेंद्र कुशवाहा को भी अलग कर दिया जाएगा और बच जाएंगे मुकेश सहनी भी लटके हुए हैं। कांग्रेस तो क्या कहा जाए, कांग्रेस जितनी बड़ी पार्टी के हो, बिहार में स्टेप लेना चाहिए था। आज अगर वो आपके चैनल से माध्यम से भी कह रहे हैं और लोगों से, कांग्रेस आज अलग स्टैंड ले ले तो बिहार का नया स्वरूप और बिहार का विकास और नए निर्माण में कांग्रेस का योगदान दिखेगा। क्योंकि आप देख रहे होंगे आरजेडी के प्रॉपर्टी क्या है। कोरोना में नहीं दिखे, बाढ़ में नहीं दिखे। बाढ़ के और कोरोना के बाद एक दिन का सत्र बुलाया जाता है, विपक्ष का नेता हैं हमारे तेजस्वी जी, तो उसमें कहते हैं विधानसभा में कि मिलजुल के लड़ना चाहिए कोरोना से। अरे भैया, आप विधानसभा में विपक्ष के नेता हो, 17 जिला बाढ़ से प्रभावित है, सरकार उसको घोषित नहीं किया बाढ़ प्रभावित क्षेत्र। कोरोना में सरकार ने क्या किया, इस पर सवाल आपको उठाना चाहिए था। सभी स्कूल कॉलेजेज बंद हैं, बच्चे कैसे पढ़ रहे होंगे? प्राइवेट स्कूल की बात कीजिएगा, सभी स्कूल कॉलेज बंद है, मगर फीस लिया जा रहा है। क्या क्या ऑनलाइन हम पढ़ा रहे हैं, मगर ऑनलाइन में क्या पढ़ाई हो रही है, नहीं हो रही होगी। जिनके
जो गार्जियन अपने बच्चे को पढ़ा रहे होंगे उनको बहुत तरह से पता होगा। उसके बाद और निचले स्तर पर बात कीजिए, जो वंचित वर्ग है उनके बच्चे जो छोटे छोटे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे, रिक्शे वाले का, ठेला वाला का, खुंचा वाला का, वो स्कूल में ना स्मार्टफोन है टीचर के पास है ना बच्चे के पास है, उनकी क्लासेस पूरे बंद है। तो वो टीचर क्या कर रहा होगा, भुखमरी का शिकार हुआ है। पिछले मार्च के बाद अब जब चुनाव बीत जाएगा तब भी वो स्कूल नहीं खुलेंगे। जो गली कुची में छोटे छोटे विद्यालय हैं जो शिक्षा का केंद्र हुआ करते थे, उसके टीचर और बच्चे दोनों प्रभावित हो रहे हैं। उसके लिए सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। बाढ़ में उसी तरह है, कोरोना से भुखमरी है। अभी कोरोना, अब सरकार कहती है कोरोना में हम बहुत हेल्प किए। क्या हेल्प किए भैया? बड़े मॉल से ले लीजिए या छोटे दुकानदार को ले लीजिए, या बड़े बड़े जो पटना की हम बात कर रहे हैं, कुम्भरार में बहुत लॉज है, सबको एवरेज बिलिंग ले रहे हैं आप बिजली बिल, और लॉज खाली है, दुकान का शटर नहीं खुला 3 महीने से, वो बिजली बिल कहाँ से देगा? तो क्या होना चाहिए सरकार तमाम चीज़ों में क्या है? सर ये सरकार हर स्तर पर फेल्यूर है, डबल इंजन की सरकार है। जब चुनाव आती है तो नरेंद्र मोदी भोजपुरी में मगही में ट्वीट करके बिहारी की जनता को ठगने का काम करते हैं। क्योंकि आप देखे होंगे आजकल ट्रेंड चल गया है, जिस स्टेज में चुनाव होता है उस स्टेज में ट्वीट करते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी। जी। वो 2 युवाओं को रोजगार दे रहे थे, रोजगार छीन लिया। सरकारी आज तक जितने प्रधानमंत्री हमने होश संभाला वो सरकारी BSNL हो, इंडियन एयरलाइंस हो, उसका प्रचार करते थे। पहले प्रधानमंत्री मिले जो जियो का प्रचार कर रहे हैं, एक पन्ने का ऐड आ रहा है जियो का। भैया आपकी कंपनी गर्त में जा रही है, आप उसको बेचने के नौबत पर आ रहे हैं, प्राइवेट कंपनी कैसे आगे कर रहे हैं? अब रेल एक मुनाफे का कंपनी था, रेल को भी घाटा में ले जा रहे हैं। इनको घोटाला करने के लिए पैसा नहीं बचता है तो रेल मंत्रालय से फंड प्रधानमंत्री राहत कोष में ट्रांसफ़र करवाते हैं करोड़ों अरबों रुपया, और प्रधानमंत्री राहत कोष का कोई माई बाप नहीं है। वो किसी गरीब के घर में जा रहा है कि टाटा बिरला के घर में जा रहा है, इसका ऑडिट नहीं होता है। तो इस घोटाला करने के लिए रेल मंत्रालय का फंड वो अपने प्रधानमंत्री के प्राइवेट फंड आता है जिसमें आम जनता भी देते हैं, मंत्रालय भी देते हैं, उस फंड में डालते हैं क्योंकि उसमें ऑडिट नहीं होता है। चूँकि ये सब मुद्दा बाहर की हो गई, हम लोग थोड़ा सा बिहार आते हैं। हाँ, बिहार में चूँकि जिस तरह से और पार्टियों में लगातार पप्पू यादव भी कहते आए हैं कि अपराधियों की पार्टी है, अपराधी इसमें बहुत ज़्यादा हो गए। आपने भी अभी कहा कि बीजेपी में कुछ लोग हैं जो अपराध, तो क्या लगता है इस बार जो चूँकि जो आप 150 सीट पे चुनाव लड़ने की तैयारी, तो किस तरह के कैंडिडेट? हम क्लियर बोल दो, 150 सीट में हमने वो पार्टी घोषणा कर दी है 80% युवाओं को और 35% महिला। जो 80% युवा होगा उसमें भी 35% और बाकी जो 20% सीट बच रही है उसमें भी 35% महिला को देंगे। और एक भी व्यक्ति को टिकट नहीं मिलेगा जिन पर आपराधिक मुकदमा लंबा चल रहा हो। पॉलिटिकल मुकदमा तो हम पर भी है, पॉलिटिकल मुकदमा हमारे नेताजी पर ही इस लॉकडाउन में 10 कर दिया गया। हमारे यूनिवर्सिटी अध्यक्ष पटना विश्वविद्यालय का जीते थे मनीष यादव पिछले चुनाव में, उसको साजिश की तरह लगभग 6 महीना तक जेल में रखा गया। कोटे के विद्यार्थी को वापस लाने के लिए एक दिवसीय सोशल डिस्टेंस पर धरना पर बैठा था वो लड़का, उसको उठा के उस दिन जेल भेज दिया जाता है। जब उस केस में बेल हो जाता है, उसके एक बेल होने के दिन रिलीज नहीं लग पाता है क्योंकि कोरोना के कारण सिस्टम सही से नहीं चलता है। बेल होता है जिस दिन, उसी दिन एक नया केस में उनको रिमांड पर ले लिया जाता है। अभी तक इस तरह कोई सरकार नहीं करती है, एक व्यक्ति को इस तरह परेशान करे। अगर हम जेल गए हैं, हमारे पर 3-4 मुकदमे हैं जिसमें मेरा बेल नहीं है या हमें जानकारी नहीं है और उसका बेल क्या बोल रहे उसको फरार घोषित किया हुआ है मगर हम जेल आ गए हैं, तो उसको उस पर उसी घड़ी रिमांड पर ले लिया जाता है। मगर ये क्या होता है कि भैया 1-1 महीने के बाद आपको पता चलती है। जब हमारा दूसरे केस में बेल होता है तो फिर तीसरे केस में रिमांड पर, तीसरे में बेल लेते हैं तो चौथे पर रिमांड पर। तो ये सरकार किस तरह भयभीत हो गई है हम लोग से, ये दिखती है। और जहाँ तक आप कुम्भरार के विधानसभा की बात कहे तो यहाँ हम लोग ने काम किया था, बाढ़ हो, कोरोना हो या इससे पहले हो, कंटिन्यू हम लोग 2000 से ही कंटिन्यू इस विधानसभा क्षेत्र में काम करते आए हैं। एक कंकड़बाग के निवासी हम हैं और
मोदी जी के साथ भी हम लोग कितने आंदोलन में भाग लिए थे जब वो विपक्ष में नेता थे। सुशील मोदी। हाँ, तो संयुक्त आंदोलन होती थी। जल के सवाल पर एक बार अनशन पर बैठे थे तो यही अनशन तुड़वाने हमारे सुशील कुमार मोदी जी आए थे। कितने मुद्दों पर हम लोग साथ साथ लाठी भी खाए थे। आसियाना वाला घटना घटी थी जो पट्टी बांध के अनशन पर बैठे थे, उस समय हम लोग भी लाठी साथ ही खाए थे। हम लोग की पार्टी उस समय भसलुपा पार्टी हुआ करती थी, भारतीय संयुक्त लोकतांत्रिक पार्टी। वो आंदोलन हम लोग की देन थी। तो हम लोग ने लगातार पटना के विकास के लिए संघर्ष किया है और हमने प्रतिज्ञा पत्र ला रहे हैं कि 3 वर्षों में ये काम करेंगे, 1.5 वर्षों में ये काम होगा। स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार, ये 3 पर फोकस होगी। जैसे स्वास्थ्य की बात करते हैं, एकमात्र राजेंद्र नगर में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है पूरे कुम्हरार विधानसभा में। बाकी फिर पटना बड़ा हॉस्पिटल PMCH के ले लीजिए, और स्वास्थ्य केंद्र 17 वार्ड है कुम्हरार विधानसभा में। 30 वर्षों से यहाँ विधायक हैं हमारे बीजेपी के और सरकार में हैं, मगर इस 17 वार्ड में मात्र एक राजेंद्र नगर में ही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, दूसरा कहीं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रहता तो मजबूरन कोई प्राइवेट में इलाज नहीं कराता। हम आपके चैनल के माध्यम से दे रहे हैं और हम अपने घोषणा पत्र में भी ला रहे हैं कि जब तक प्राइवेट 17 वार्ड में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं खुलते हैं तब तक इस एरिया में जितने प्राइवेट हॉस्पिटल है, लोकल जो मरीज होंगे जो कुम्हरार के होंगे और आसपास में जो हॉस्पिटल हैं उनको 50% रियायत पर इलाज करना होगा। और इसको हम लोग बलपूर्वक हो या सरकारी नियम बना के हो, जिस तरह हो प्रभावित करके आंदोलन के माध्यम से हो या लड़के हो, हम इसको पूरा करेंगे। उसी से शिक्षा की बात करते हैं। इस कुम्हरार विधानसभा में बहुत बड़े बड़े स्कूल हैं और पिछले साल मनमोहन जी की सरकार में आया था कि 25% विद्यार्थी को, गरीब के विद्यार्थी को बड़े बड़े स्कूल वाले को पढ़ाना है, उसको किताब भी देना है, फीस भी नहीं लेना है, ड्रेस भी देना है, और समय पर वो लड़का पढ़ने में पीछे तो उसको ट्यूशन भी देना है। मगर कोई भी बड़ा जो बात कर लीजिए, लिट्टा वैली हो, नहीं हो पाता है। तो मैं इसको विधायक अगर हम यहाँ से आता हूँ या नहीं आता हूँ तब भी इस कुम्हरार विधानसभा में जितने भी 25 विद्यालय होंगे प्राइवेट जो बड़े बड़े बिल्डिंग रखे हुए हैं, उनको दिखाना होगा कि 25% किस बच्चे को आप पढ़ा रहे हैं। उसका फ़ोटो उनको अपने स्कूल के गेट पर लगाना होगा। और रियल में गरीब हैं कि नहीं, हमको भी जानने का अधिकार होगा और कोई आम जनता को भी जानने का अधिकार होगा कि 25% विद्यार्थी जो पढ़ रहे हैं वो सही में गरीब हैं। ये लोग करते क्या हैं, 2 रजिस्टर बना लेते हैं। जब इंक्वायरी चेकअप आता है तो रजिस्टर में दिखा देते हैं फलना फलना गरीब है, और बाद में उसी से फीस भी लेते हैं। नहीं, अभी तो लॉकडाउन में भी जब स्कूल बंद है उसके बावजूद भी बहुत सारे स्कूल ने फीस लिया। ये यहाँ लोकल प्रतिनिधि का नकारापन है। अगर यहाँ के प्रतिनिधि अभी मजबूत होते, उसके खिलाफ आवाज़ उठाते, तो सरकार को भी कुछ एक्शन लेते तो जरूर उस बच्चे को, गार्जियन को प्रभावित होता। अब बताइए नहीं, लॉकडाउन में हम लोग को हमने प्रदर्शन भी किया था, सरकार से ज्ञापन भी मुख्यमंत्री को दिया था कि ट्रांसपोर्ट फीस लिया जा रहा है, बस जो भाड़ा लिया जा रहा है, स्कूल बंद है, बस भाड़ा तुम ले रहे हो यार। ऑनलाइन पढ़ाई में बस भाड़ा कैसे? केसेस बहुत सुनने को मिला है कि लगातार स्कूल में फीस बढ़ा के भी लिया जा रहा है। वो तो छोड़ दीजिए, उसका मेंटेनेंस फी लिया जा रहा है। बहुत बार हम पेरेंट्स भी हंगामा। सरकार के निकम्मी है, इसी सबसे जनता त्रस्त है। और इस बार एक मौका कुम्हरार जरूर देगी कि कुम्हरार का विकास, तरक्की हो और नए कुम्हरार की तरफ हम लोग बढ़े। क्योंकि हम लोगों ने पटना को ही पेरिस तो नहीं बन सकता है 3 वर्षों में, मगर एशिया का सबसे सुंदर शहर जरूर बनाने का प्रयास करेंगे। अभी कल एक इंटरव्यू में सुशील मोदी जी ने कहा कि बिहार में बड़े उद्योग नहीं लग सकते क्योंकि यहाँ पे ज़मीन की कमी है। तो क्या इनका कहना सही है कि क्या बड़े उद्योग यहाँ नहीं आ सकते? भैया, कहाँ ज़मीन की सही कमी है? ये जो पटना के आसपास जो सरकारी भूखंड है वो अपने बिचौलियों के बीच बांटने का काम करते हैं। जितने बियाडा की बात कर लीजिएगा, बियाडा का ज़मीन जितना फतुआ में हो, बियाडा का ज़मीन ये आपको पाटलिपुत्रा में है, चले जाइएगा, प्रकाश झा को दे के मॉल बनवा सकते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल बनवा सकते हैं। बियाडा का ज़मीन, बिहार सरकार के ज़मीन पर प्राइवेट हॉस्पिटल चल रहे हैं। और बियाडा का ज़मीन अगर इधर फतुआ में बात करेंगे तो टोटल प्राइवेट कंपनी को दिया गया हुआ है और वहाँ लूटने का काम कर रहे हैं। उसको वापस लेकर सरकार क्यों नहीं फैक्ट्री लगा सकती है? जितने चीनी उद्योग हैं सब बंद पड़े हैं। लालू जी के रीजन में तो 10 गो चल भी रहा था,
32 गो में 10 गो चल रहा था। जब से नीतीश मोदी जी सत्ता संभाले वो भी 10 बंद हो गया। और बिहार में भूखंड की कमी नहीं है, इच्छा शक्ति की कमी है, क्योंकि यहाँ खाद्य सामग्री के आधार पर बहुत उद्योग लगाया जा सकते थे। जो तो सबसे ज़्यादा मक्का की खेती कटिहार किशनगंज में होती है। सीमांचल की बात कर लीजिए, सबसे ज़्यादा होती है मक्का की खेती। मक्का पर आधारित उद्योग लगाने के लिए कौन रोका हुआ है? मक्का से इतना आइटम बनता है कि अगर उसको अगर ढंग से विकसित कर लिया जाए तो सीमांचल में भुखमरी किसानों का जगह है बिहार, यहाँ फूड प्रोसेसिंग नहीं फूड प्रोसेसिंग का बहुत संभावना है, मगर सरकार प्रयास नहीं करती है। मक्का पर आप देख लीजिएगा, ये कुरकुरे हो गया, बहुत सारा चिप्स है, ऐसा आइटम है जिसके बारे में आप कंपनी लोग खाते हैं मगर पता नहीं है कि मक्का का बना हुआ है। कॉर्नफ्लेक्स है, बहुत सारी आइटम है। अच्छा, एक चीज़ और है, जैसे कुम्हरार विधानसभा, चूँकि जिस तरह का अभी के विधानसभा चुनाव में युवाओं का एक वोट बैंक बहुत बड़ा है और युवा इसमें बढ़ चढ़ के भी हिस्सा ले रही है। चूँकि आप युवा प्रत्याशी हैं, तो कुम्हरार विधानसभा की युवा आपको क्यों वोट करे और उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? हम देखिए कुम्हरार में युवाओं को इसलिए कह रहे हैं, देखिए 30 वर्षों से आपके गार्जियन कह लीजिए, माता पिता के दबाव में कह लीजिए, एक पार्टी को विशेष को चुनते आई है। MP का चुनाव हो या विधायक का हो या पार्षद का, हमने युवाओं के लिए काम करने का प्रण लिया है। युवाओं को तो रोजगार, अगर हमारी सरकार आती है, हम विधायक बनते हैं, तो एक पहला है जो आज एवहेड पर नौकरी हुआ है, डॉक्टर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर, नर्स कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर, इंजीनियर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर, मास्टर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर, सफाई कर्मी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर, तो सबको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर बनाया गया है। इसको हम लोग आयत्ते के साथ समाप्त करेंगे, इसकी अस्थायी नियुक्ति होगी। दूसरा, जो टीचर के जैसे काम है, पढ़ाने का काम है, वो पढ़ाई भी कराते हैं, और जब जनगणना के लिए और क्षेत्र में एथी करने के लिए लगाया जाता है उसको, पोलियो उन्मूलन के लिए, तो उनको डबल फायदा तनख्वाह मिलती है। बहुत लोगों को पता नहीं होगा तो बता दें। तो हम लोग एक नीति नियम बनाने जा रहे हैं, जो जिस काम के लिए बहाली हो वो वही काम करेंगे। अगर हमको अगर जनगणना कराना है, चाहे पल्स पोलियो का प्रचार कराना है, तो जो ग्रेजुएशन किए हुए विद्यार्थी हैं, जो इंटर किए हुए विद्यार्थी हैं और फेल हैं, मतलब कहीं उनको रोज़गार नहीं मिला है, तो उसे को हम एडहर पर रखेंगे, उससे जनगणना कराएंगे। क्योंकि जो पढ़ा रहे हैं, जो टीचर है, वो सिर्फ उनका काम होगा पढ़ाई, और छोटे छोटे जो काम होंगे उसको हम लोग जो बेरोजगार होंगे उनसे कराएंगे। तीसरा है कि अभी की सरकार पिछले 10 वर्षों से जो पहले छोटे छोटे टेंडर निकलते थे, गली नाले रोड का अलग अलग टेंडर निकलते थे, तब इसमें बहुत बड़े बड़े माफिया पड़ गए हैं। इसको 3 रोड का जोड़ के एक टेंडर सरकार निकालती है, क्योंकि इसको कोई बड़ा कंपनी ले, अब बड़े कंपनी से मोटा पैसा लेके हम लोग बैठ जाए, छोटे ठेकेदार बैठे रहे, और जो छोटे छोटे ठेकेदार हैं, तो हम उसके लिए एक हमारी विधायकी आएगी तब भी, या सरकार बनी तब भी, तो जो शिक्षित बेरोजगार हैं उनको हम लोग छोटे छोटे ठेकेदारी दिलवाएंगे। जो 3 लाख 4 लाख का काम होगा, जो जिसका आचरण प्रमाण पत्र अच्छा होगा, जो ग्रेजुएशन किए हुए होगा, उसको हम लोग छोटे छोटे ठिका देंगे। और मेरी सरकार आएगी तो ये कोशिश होगी कि हम लोग बड़ा टेंडर ना निकालें, क्योंकि बड़ा टेंडर बड़ा मछली आती है और बड़ा लूट के जाती है। हमें आँख के सामने दिखता है बापू सभागार, 100 करोड़ की प्रोजेक्ट थी, छोटे 100 करोड़ वाले कंपनी ने डाला, और उसको बनाते बनाते 400 करोड़ लेके चला गया। अब वो कंपनी 400 के वैल्यू हो गया उस कंपनी की। तो ये मुख्यमंत्री और गृह से जो अधिकारी होते हैं ना, वो खाने का ये रास्ता निकालते हैं। बापू सवार में 3 बिल्डिंग बनी है, 3 कंपनी को देते, तीनों अपना काम टाइम से करता, बजट भी कम होती, जितनी की बजट थी उतनी में बन जाती। एक कंपनी को देने में टाइम भी ज़्यादा लगा, बजट दुगना हो गया। बजट था 100 करोड़ का, बन गया 200 करोड़ में, से वो 400 करोड़ चला गया। तो ये सरकारी धन का दुरुपयोग है। उसी तरह म्यूजियम जो बना था, युवाओं के लिए अब विधानसभा में क्या है इस बार? हम छोटे छोटे पार्टों में ठेकेदारी देंगे, जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है अभी उसको समाप्त करेंगे, और नए रोजगार का साधन देंगे। और लोकल उद्योग, जैसे हमने कहा रामपुर नहर है, अगर उसको पाट दिया जाए, 120 फीट चौड़ी सड़क बन जाएगी,
और उसके दोनों किनारे अच्छे मार्केट बन जाएंगे, लोगों को रोजगार मिल जाएगा। तो अभी तो रामपुर नहर पाटने की बात चल रही है ना, उसमें काम भी लगा हुआ है। 10 साल से चल रही है सर। जब से सुशील कुमार मोदी जी उप मुख्यमंत्री बने उसी समय घोषणा किए थे। उसमें कोई खर्चा नहीं था, दोनों तरफ सरकारी ज़मीन थी 40-40 फीट, फिर बीच का 40 फीट को पाट देते तो अशोक राजपथ का जाम की समस्या खत्म हो जाती। कितने मरीज वहाँ उस जाम में फंस के मर जाते हैं, कितने अरबों करोड़ रुपया का तेल का बर्बादी होती है। 120 फीट चौड़ा रोड बन जाने से गाय घाट से राजेंद्र नगर तक आने के लिए एक सुलभ रास्ता हो जाता, और इस रास्ते का अगर विकास हो जाता तो अशोक राजपथ पर जाम की समस्या खत्म हो जाती, और रोजगार के युवाओं को रोजगार का साधन मिल जाता। आसपास जितने घर थे सबको दुकान, क्योंकि उसी नाले पर बना हुआ है, नाला रोड में फर्नीचर का व्यवसाय पूरे बिहार में 1 नंबर पर है। तो उसी तरह वहाँ भी कोई रोजगार का साधन हो जाएंगे। स्टेडियम का विकास हो जाए तो स्टेडियम के आसपास भी माहौल बन जाएंगे। अगर ये सरकार चाहती तो युवाओं को बहुत रोजगार का साधन देती, मगर सरकार की इच्छा शक्ति का घोर अभाव है। 15 वर्ष से एक व्यक्ति कब्जा जमा लिए हैं, 15 से 5 साल रहते हैं घर में सोए, चुनाव का वर्ष आता है तो होर्डिंग पोस्टर लगा के लोगों के बीच चले जाते हैं। और 15 साल नहीं, हम तो 30 साल कहेंगे, हमने नारा दिया है 30 साल के से जो कुम्हार बंधक बना हुआ है उसको मुक्ति कराने का समय है, उसकी मुक्ति दिलाओ। तो बहुत बहुत धन्यवाद राजेश रंजन जी। चलिए, आपको भी, आपके चैनल के सभी दर्शकों को मैं शुभकामना है कि आपके चैनल लोगों को बीच जाए और सच्चाई को दिखाए। तो ये थे हमारे साथ राजेश रंजन और पप्पू, और ये इस बार कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। और इन्होंने जिस तरह से अपनी बातें रखी और जो पार्टी की एजेंडा और अपने एजेंडे को रखा, वह वाकई में अगर इस तरह के कार्य करते हैं तो कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र का उन्नति होगा। तो ऐसे ही खबरों को लेकर के हम आते रहेंगे और आप बने रहिए हमारे साथ।